नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज जी के स्टडी पर। तो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो है पशुपालन की। जो भी लोग पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं वे इसे जरूर देखें। वैसे पशु परिचर का पेपर 150 प्रश्नों का होगा, जिसमें से 105 और 45 प्रश्न होंगे पशुपालन से। राजस्थान जीके तो हमारी चल ही रही है, उसके साथ ही मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके 45 में से 45 प्रश्न इस सीरीज की मदद से सही करवाऊं। इसलिए हम हर एक प्रश्न को डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने वीडियो पर। पशुपालन टेस्ट सीरीज भाग 1। इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में सर्वाधिक अंडा उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अजमेर जिले में। अजमेर जिले में सर्वाधिक अंडा उत्पादन होता है, इसीलिए इसको अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। किसको? अजमेर जिले को। ठीक है, अजमेर जिले में सर्वाधिक मुर्गियां पाई जाती हैं। ठीक है, देसी विदेशी सब मिलाकर अजमेर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद में सर्वाधिक देसी अंडा उत्पादन पूछा जाए तो उसमें क्या करना है हमको? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सर्वाधिक देसी मुर्गियां पाई जाती है। कौन सी? देसी मुर्गियां पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक देसी अंडा उत्पादन होता है। और अगर पूछा जाए कि सिर्फ अंडा उत्पादन किस जिले में होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर जिला। वैसे देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो भारत में सर्वाधिक अंडे उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश अंडे उत्पादन की दृष्टि से पहले नंबर पर आता है। ठीक है, हमारा राजस्थान कौन से नंबर पर आता है? राजस्थान 14वें नंबर पर आता है अंडे उत्पादन की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंसों के नहाने व तैरने को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेलोइंग, बाथिंग, टपिंग या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेलोइंग। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, भैंस वैसे तो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है जलीय भैंसें, दूसरी कौन सी होती है? दलदलीय भैंसें। अब कौन सी भैंस भारत में पाई जाती है? जलीय भैंसें भारत में पाई जाती है। ये दलदलीय जो भैंसें हैं वो पाई जाती है विदेशों में। कहां पर पाई जाती है? विदेशों में। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय भैंसों की। जो जलीय भैंसें हैं, जलीय भैंसें जो भारतीय भैंसें हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, भारी नस्लें और दूसरी हो गई हल्की नस्लें। इन दो भागों में इसको बांटा गया है। तो भैंसों के नहाने व तैरने को क्या कहा जाता है? तो वेलोइंग कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भेड़ के दूध में किस लवण की अधिकता होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा क्लोराइड। भेड़ के दूध में सर्वाधिक क्लोराइड पाया जाता है। उसी के साथ में इसमें विटामिन ए, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। किसमें? भेड़ के दूध में। इसीलिए सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले दूध के नाम से भी जाना जाता है भेड़ के दूध को। तो भेड़ का दूध पीता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और भेड़ के दूध में सर्वाधिक क्लोराइड लवण की अधिकता होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान की सबसे पुरानी दूध डेयरी कहाँ स्थित है? अजमेर, ब्यावर, केकड़ी या बीकानेर? इसका आंसर हो जाएगा ब्यावर। कौन सी डेयरी है? उसका नाम है पद्मा। ठीक है, अब आप बोलोगे ये तो अजमेर में है। तो भाई अजमेर से ब्यावर जिले को अलग कर लिया गया है, तो ये वर्तमान में कहां पर आ गई है? ब्यावर जिले में। पद्मा जो डेयरी है वो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है, जो वर्तमान में कहां पर स्थित है? ब्यावर जिले में स्थित है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी कौन सी है? सबसे बड़ी दूध डेयरी है रानीवाड़ा, जो कहां पर स्थित है? सांचौर में। पहले कहां पर आती थी? जालोर के सांचौर में। जालोर जिले के सांचौर में रानीवाड़ा जो दूध डेयरी है वो राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी है। और राजस्थान की सबसे पुरानी दूध डेयरी कौन सी है? तो पद्मा दूध डेयरी, जो वर्तमान में कहां पर स्थित है? ब्यावर में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खीस का स्वाद कैसा होता है? अब खीस क्या होता है? नवजात बच्चे के जन्म के बाद जो उसकी माँ का पहला दूध होता है। ठीक है, नवजात बच्चे के जन्म के बाद जो पीले रंग का गाढ़ा दूध, जो पहला दूध होता है उसको कहते हैं खीस। ये किस स्वाद का होता है? तीखा, मीठा, खट्टा या स्वादहीन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तीखा होता है ये। और ये तीखे दूध को ही उस बच्चे को पिलाया जाता है। क्यों पिलाया जाता है? क्योंकि जन्म के तुरंत बाद ही उस पर विषाणु या जीवाणु से होने वाले रोगों के लगने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसलिए बच्चे के जन्म के बाद जो माँ का पहला दूध होता है वो बच्चे को इसीलिए पिलाया जाता है क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो संक्रामक रोगों से लड़ने में इसकी मदद करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? वैसे गाय का गर्भकाल 9 महीने का होता है। 9 × 30 करें तो कितना होता है? 9 × 27, 270 दिन। वैसे एवरेजली हम देखें तो गाय का जो गर्भकाल होता है एग्जैक्टली 282 दिन का होता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिख रहा है हमको? 180 से 190। ये तो
नहीं, 225 से 235 भी नहीं होगा, 300 तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो 280 से 285 दिन, 282 इसमें आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 280 से 285 दिन। एग्जाम में दोस्तों किसी भी ऑप्शन में एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, इसलिए हमको थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे आता है। एग्जैक्ट आंसर 282 कभी नहीं आएगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है 282 के आसपास का कौन सा आंसर है, इसको आपको ढूंढ कर उसको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुंगल किस पशु की नस्ल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुंगल है भेड़ की नस्ल। भेड़ की नस्ल पुंगल है, जो कहां पर पाई जाती है? तो बीकानेर में। बीकानेर में एक तहसील है जिसका क्या नाम है? पुंगल। पुंगल तहसील में सर्वाधिक पाई जाती है, इसका नाम पड़ा इसलिए पुंगल। ठीक है, और इस भेड़ को बीकानेरी भेड़ के नाम से भी जाना जाता है, और पूरे भारत में ये पुंगल भेड़ के नाम से प्रसिद्ध है। किस भेड़ के नाम से? पुंगल भेड़ के नाम से, जो बीकानेर के पुंगल तहसील में पाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पुंगल किस पशु की नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से। ठीक है, और इस क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर और दूध उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना। तो इसमें क्या क्या कदम उठाए? इसमें कदम उठाए गए, पहले तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनमें सुधार लाया गया। जैसे इनमें सुधार लाया गया, इनकी जो भी बीमारियां हो रही है इसमें, इनको कंट्रोल किया गया। इनके चारे की व्यवस्था अच्छी की गई, इन सभी का खान पान अच्छा किया गया। इस प्रकार से ये श्वेत क्रांति चलाई गई और दूध उत्पादन को बढ़ाया गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके जनक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? वर्गीज कुरियन थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। डेयरी पशुओं में सबसे सुंदर व आकर्षक गाय की नस्ल कौन सी है? तो कौन सी है? होलिस्टीन फ्रीजियन, साहिवाल, आयरशायर या नागौरी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयरशायर। आयरशायर गाय की नस्ल है, तो सर्वाधिक सुंदर है। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ से? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड से इसका उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, ये विदेशी नस्ल है। विदेशी नस्ल होने के साथ ही ये सर्वाधिक सुंदर नस्ल है, और स्कॉटलैंड में इसकी उत्पत्ति, इसलिए इसको स्कॉटिश नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो गाय होती है वो वाइट कलर की होती है, लेकिन ऊपर भूरे रंग के निशान होते हैं। किस रंग के? भूरे रंग के चितकबरे धब्बे लिए इस गाय का कलर होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर ले हम होलिस्टीन फ्रीजियन की। इस गाय का कलर वाइट होता है और उसके ऊपर काले रंग के धब्बे होते हैं। और जो साहिवाल हमारी नस्ल है, जो साहिवाल है वो भारत की सबसे प्रमुख नस्ल है। अच्छा, वह मीठा दूध उत्पादन की दृष्टि से सबसे बेस्ट नस्ल कौन सी है? तो साहिवाल नस्ल है। आयरशायर सबसे सुंदर नस्ल है, और नागौरी जो नस्ल है उसके बैल प्रसिद्ध है, जो बोझ ढोने के काम में आते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रानीखेत बीमारी निम्न में से किस पशु की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुर्गी की। जो रानीखेत बीमारी है वो मुर्गियों में होती है, फर्स्ट बात तो ये होगी। और मुर्गियों में भी किस में होती है? कम उम्र के चूजों में होती है। अब ये बीमारी लगने पर क्या हो जाता है? मुर्गियों के जो पंख हैं उसमें लकवा मार जाता है, फर्स्ट बात तो ये हो जाती है। उसके बाद इसमें हरे पीले रंग के इनको दस्त होने लग जाते हैं। इनके सांस लेने में तकलीफ होती है। किनको? मुर्गियों को सांस लेने में तकलीफ होती है, और ये जब सांस लेती है तो सीटी की आवाज आती है। ये इसके प्रमुख लक्षण है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि रानीखेत जो बीमारी है वो मुर्गी की बीमारी है। ठीक है, ये मुर्गी के चूजों में सर्वाधिक होती है। इसमें पंखों में लकवा मार जाता है, और इसमें क्या होता है? हरे कलर के दस्त लगते हैं और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिस कारण से सीटी की आवाज आती है। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है किसमें? रानीखेत बीमारी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फार्म कहां पर स्थित है? राजस्थान में राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फार्म कहां पर स्थित है? तो कोटा में स्थित है। यहाँ पर मछलियों के बीज का उत्पादन होता है, और यहाँ से जो भी लोग मछली पालन करते हैं वो यहाँ से बीज ले सकते हैं। ठीक है, अब मछली पालन के लिए कौन कौन सी मछली की जो नस्लें उपयुक्त हैं, वो कौन कौन सी नस्लें हम देख लेते हैं। सबसे पहली है रोहू, दूसरी है कांतला, रोहू कांतला, तीसरी है मृगल, उसके बाद आती है कार्प। ठीक है, उसके बाद आती है कॉमन कार्प। ये प्रमुख नस्लें हैं, वो मछली उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं। इसके बाद जो मछली पालन करते हैं उसके लिए जो बीज डाला जाता है वो कब डाला जाता है? तो मार्च में। 12 महीनों में जो मार्च में मछली के बीज का उत्पादन होता है वो सर्वाधिक होता है और अच्छी मात्रा में होता है। मछलियों को जब तालाब में या कहीं पे भी फार्म पॉन्ड हो या कहीं पर भी जब डाला जाता है तो मछली के बीजों को नुकसान ना हो, इसलिए इसके ऊपर जेल की परत चढ़ाई जाती है। और वो जेल की परत क्या काम आती है? मछली के बीज हैं वो
कहीं पर भी जाकर चिपक जाते हैं, या तो किसी लकड़ी से या किसी घास से या किसी भी स्थल से जाकर चिपक जाते हैं पानी में डालने पर, और 7 दिनों के बाद मछली के बीच से मछलियां बाहर निकलती हैं। और उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है स्पाना। स्पाना कहा जाता है, जो 7 दिन के बाद मछलियों के बीजों से बाहर निकलते हैं। तो मत्स्य बीज उत्पादन फार्म कहाँ पर स्थित है? तो कोटा में स्थित है, और एक बांसवाड़ा में भी स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1984 में। 1984 में बीकानेर के जोहड़बीड़ में 1984 में बीकानेर के जोहड़बीड़ में किसकी स्थापना हुई? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। और 1984 में इसका क्या नाम था? 1984 में जोहड़बीड़ में ऊंट निदेशालय के नाम पर किसकी स्थापना हुई थी? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहाँ लगता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बालोतरा, नागौर, बाड़मेर या डीडवाना, कुचामन? तो इसका आंसर हो जाएगा बालोतरा। कौन सा मेला है वो? मल्लीनाथ पशु मेला, जिसको हम पहले कहां पर पढ़ते थे? बाड़मेर में। बाड़मेर का जो मल्लीनाथ पशु मेला है वो सबसे पुराना पशु मेला। अब वर्तमान में हम इसको पढ़ते हैं बालोतरा में, क्योंकि बालोतरा बाड़मेर से अलग कर लिया गया है। और ये जो मेला है प्रसिद्ध संत मल्लीनाथ जी, जो मारवाड़ के प्रसिद्ध संत थे, उनके नाम से लगता है। और इस मेले की शुरुआत कब से हुई? तो इस मेले की शुरुआत जो की थी वो जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह जी ने की थी। ठीक है, और राजस्थान का सबसे ये प्राचीन मेला है। ठीक है, इस मेले में कौन कौन सी नस्ल के पशु बिक्री के लिए आते हैं? राठी, थारपारकर, कांकरेज, मालानी आदि नस्ल के पशु यहाँ पर बिक्री के लिए आते हैं। और मालानी नस्ल के घोड़े यहाँ पर सर्वाधिक बिकते हैं। मालानी नस्ल के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? तो बालोतरा के मालानी क्षेत्र के। और मालानी नाम क्यों पड़ा? मल्लीनाथ जी के नाम पर पड़ा इस एरिया का नाम। और वो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो बालोतरा जिले में स्थित है। मल्लीनाथ जी पशु मेला वहीं पर लगता है। ठीक है, और मल्लीनाथ जी के नाम पर पड़ा इसका नाम मालानी। और यहाँ पर सर्वाधिक मालानी नस्ल के घोड़े बिक्री होते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर राठी, थारपारकर, कांकरेज, मालवी आदि गायों की नस्लें बिकती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। पशुओं में बाल उतारने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लिपिंग। जो पशुओं में बाल उतारे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? क्लिपिंग। अब एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो ऊन उतारा जाता है, भेड़ों से जो ऊन उतारा जाता है उसको क्लिपिंग नहीं कहा जाता है। ठीक है, इसको शेयरिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऊन उतारने की क्रिया शेयरिंग के नाम से जानी जाती है, तो पशुओं में बाल उतारने की क्रिया क्लिपिंग के नाम से जानी जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बकरी का वैज्ञानिक नाम है कापरा हिरकस। ठीक है, बोस इंडिकस किसका नाम है? गाय का वैज्ञानिक नाम है। बुबेलिस किसका नाम है? भैंस का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ओविस अराइज किसका नाम है? ओविस अराइज है भेड़ का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, बोस इंडिकस तो कहते हैं गाय को। ठीक है, वो कौन सी गाय है? भारतीय गाय। और विदेशी गाय का क्या नाम है? बोस टार्टस। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के मेवाड़ में पाई जाने वाली भेड़ की प्रमुख नस्ल कौन सी है? तो कौन सी है? मगरा, चोकला, सोनाडी या नाली? तो जो राजस्थान के मेवाड़ में पाई जाती है वो नस्ल है सोनाडी नस्ल। और मेवाड़ में कौन कौन से एरिया में पाई जाती है? तो मेवाड़ में पाई जाती है ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर और झालावाड़ के एरिया में भी पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो सोनाडी भेड़ है वो राजस्थान की सबसे भारी भेड़ है। ठीक है, राजस्थान की सबसे भारी भेड़ है। ठीक है, और ये मेवाड़ी भेड़ के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? वेनिसन, मटन, बफन या बीफ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मटन कहा जाता है। भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। वेनिसन किसके मांस को कहा जाता है? हिरण के मांस को। ठीक है, बफन किसके मांस को कहा जाता है? तो भैंस के मांस को कहा जाता है। और बीफ किसके मांस को कहा जाता है? तो गाय के मांस को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है? मुर्गी के मांस को कहा जाता है चिकन। और इसमें एक काले मांस वाली मुर्गी होती है जिसका क्या नाम है? कड़कनाथ। कड़कनाथ का मांस होता है काला, जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? तो मटन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय नस्ल की गायों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? कुबड़ रहित होती है, सींग घुमावदार होते हैं, कुबड़ पाया जाता है या खुर बड़े होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कुबड़ पाया जाता है। जो भारतीय गाय की नस्लें हैं 99% गायों में कुबड़ पाया जाता है। ठीक है, कुबड़ रहित गाय कौन सी होती है? जो कुबड़ रहित गाय होती है वो विदेशी गाय होती है।
विदेशी गायों में कुबड़ नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो सींग घुमावदार होते हैं वो किसकी विशेषता है? सींग घुमावदार होते हैं वो विशेषता है एक भैंस की। और वो कौन सी भैंस है? वो भैंस है मुर्रा। मुर्रा जो नस्ल है जिसका उद्गम स्थान कहाँ से है? दिल्ली। दिल्ली से इसका उद्गम स्थान है और इसके जो सींग होते हैं वो घुमावदार होते हैं और इसको कहते हैं जलेबी के आकार के। जलेबी के आकार के घुमावदार सींग किसके होते हैं? ये प्रश्न आ सकता है। तो ये किसके होते हैं? मुर्रा नस्ल के। मुर्रा नस्ल किसकी है? तो भैंस की है। मुर्रा नस्ल की भैंस के जो सींग होते हैं वो जलेबी के आकार के घुमावदार होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और भारतीय नस्ल की गायों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो कुबड़ पाए जाना। अगला प्रश्न देख लेते। एक मेंढा वर्ष में कितनी भेड़ों को गर्भित कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 30 से 40। अब भाई ये मेंढा क्या कहलाता है? मेंढा कहते हैं भेड़ को, प्रौढ़ भेड़ को। प्रौढ़ भेड़ होता है उसको क्या कहते हैं? मेंढा कहते हैं। और जो एक प्रौढ़ भेड़ है वो कितने भेड़ों को गर्भित कर सकता है? तो 30 से 40 एक वर्ष में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके साथ ही भेड़ों में जो निषेचन की क्रिया या प्रजनन की क्रिया भी कह सकते हैं उसको, प्रजनन की क्रिया वो किस नाम से जानी जाती है? तो टपिंग के नाम से। किसके नाम से जानी जाती है? टपिंग के नाम से जानी जाती है। और भेड़ का वैज्ञानिक नाम तो आपको पता ही होगा, ओविस अराइज। ठीक है, प्रौढ़ नर को क्या कहते हैं? मेंढा कहते हैं। 30 से 40 भेड़ों को गर्भित कर सकता है एक वर्ष में। उसके बाद जो युवा भेड़ होते हैं, जन्म लेने के बाद जो भेड़ पैदा होता है उस युवा भेड़ को क्या कहा जाता है? उस युवा भेड़ को कहा जाता है मेमना। और मादा और नर दोनों को मेमना कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। एक मेंढा एक वर्ष में कितनी भेड़ों को गर्भित कर सकता है? तो 30 से 40 भेड़ों को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुर्गियों में चेचक का टीका किस माह में लगाया जाता है? अप्रैल में, अगस्त में, जनवरी या पूरे वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल में। अब ये जो मुर्गियों में चेचक रोग होता है वो वायरस द्वारा फैलता है। किससे फैलता है? वायरस द्वारा फैलता है। वायरस द्वारा फैलता है और इसका एक और नाम है फाउल पॉक्स। इस बीमारी का दूसरा नाम क्या है? तो फाउल पॉक्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, वायरस के द्वारा फैलती है और इसका टीका कब लगाया जाता है? तो अप्रैल में लगाया जाता है। ये मुर्गी के साथ में टर्की में भी होती है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मुर्गियों में चेचक का टीका किस माह में लगाया जाता है? तो अप्रैल में लगाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का दूध उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है यूएसए का। तीसरे नंबर पर आता है चीन। चौथे नंबर पर आता है ब्राजील और पाकिस्तान। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ पर होता है? तो भारत में सर्वाधिक जो दूध उत्पादन होता है वो पहले तो होता था यूपी में। वर्तमान में राजस्थान फर्स्ट नंबर पर आ गया है। ठीक है, राजस्थान फर्स्ट नंबर पर आ गया, यूपी दूसरे नंबर पर आ गया और एमपी तीसरे नंबर पर आ गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो भारत का दूध उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है विश्व में? तो पहला स्थान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से पशुओं में फैलने वाला विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो कौन सा है? एंथ्रेक्स, फड़किया, खुरपका, मुंहपका या गलघोंटू? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, खुरपका मुंहपका। एंथ्रेक्स, फड़किया और जो गलघोंटू रोग है वो जीवाणु जनित रोग है। कौन से रोग है? जीवाणु जनित रोग है। और ये जो खुरपका मुंहपका रोग है वो है विषाणु जनित, विषाणु द्वारा फैलता है। ये जो खुरपका मुंहपका रोग है इसके अंदर पशुओं में क्या होता है? पशुओं के एक तो खुरों पर और दूसरा होठों पर और जीवान पर छाले पड़ जाते हैं। और होठ, मुंह और जीवान पर जो छाले पड़ जाते हैं और खुरों पर छाले पड़ जाते हैं, इसी कारण इस रोग का नाम क्या पड़ा? खुरपका मुंहपका रोग। ठीक है, मुंह से जुगाली करना बंद कर देता है, जुगाली करना बंद कर देता है, सही से खड़ा नहीं रह पाता है और मुंह से लार टपकाता रहता है। ठीक है, और खाना पीना बंद कर देता है। ये इस रोग के प्रमुख लक्षण है। किस रोग के? खुरपका मुंहपका रोग के। ठीक है, पशुओं में फैलने वाला विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा खुरपका मुंहपका रोग। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुर्गी के अंडे में याक का प्रतिशत कितना होता है? मुर्गी के अंडे में याक होता है वो कौन सा होता है? येलो कलर का जो पार्ट होता है, मुर्गी के जो अंडे में येलो कलर का पार्ट निकलता है उसको कहते हैं याक। और ये कितना प्रतिशत होता है? तो 32%, 32% याक होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक व्हाइट कलर का भी भाग होता है। ठीक है, वो कितने प्रतिशत होता है? तो 57% व्हाइट कलर का भाग होता है। 32% किस कौन सा भाग होता है? येलो कलर का भाग होता है। और उसके बाद अंडे में जो कवच होता है, कठोर कवच होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है। वो कितना होता है? वो होता है 11%। कितना होता है? 11% कवच। ठीक है, 32% योक और 57% वाइट जो पार्ट होता है।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से गाय की भारवाहक नस्ल कौन सी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिर, सिंधी, मालवी या साहिवाल? तो इसका आंसर हो जाएगा मालवी नस्ल। गिर, सिंधी और जो साहिवाल नस्ल है वो है दुधारू नस्ल, गाय की दुधारू नस्ल है। ठीक है, ये जो मालवी नस्ल है वो भारवाहक नस्ल है। ठीक है, और मालवी नस्ल का जो उद्गम स्थान है वो कहां से है? तो एमपी का मालवा क्षेत्र, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गिर का उत्पत्ति स्थान कहां से है? तो गुजरात का काठियावाड़ी क्षेत्र। ठीक है, और सभी गायों में सबसे अच्छा दूध किसका आता है? तो साहिवाल नस्ल की गाय का आता है। ठीक है, और ये जो सिंधी है रेड सिंधी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जन्म के समय मेमने के शरीर का भार कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 3 से 5 किलो। सी, जन्म के समय इसका भार कितना होता है? तो 3 से 5 किलो होता है। मेमना मतलब भेड़ का बच्चा, भेड़ के बच्चे का भार होता है 3 से 5 किलो। भारत में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पर पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जो भेड़ें पाई जाती है वो पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। सेकंड नंबर पर राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन एक किस में? ऊन उत्पादन में। ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है पूरे भारत में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भेड़ों के मामले में आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पर आता है, राजस्थान सेकंड नंबर पर आता है, लेकिन ऊन उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट नंबर पर आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था पशुपालन टेस्ट सीरीज का भाग 1। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।